का नाम है सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत, सोशियो कल्चरल थ्योरी। थ्योरी बेसिकली एक्सप्लेन कॉग्निटिव डेवलपमेंट को ही करती है। वाइगोत्स्की का सिद्धांत किस क्षेत्र का है, तो आपको ध्यान रखना है कि संज्ञानात्मक विकास का ही है, लेकिन इस सिद्धांत को नाम क्या दिया उन्होंने, सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत। तो जो मेन बात है यहाँ पर वो ये है कि जहाँ प्याजे ने सोशल कल्चरल एस्पेक्ट को एक प्रकार से निग्लेक्ट कर दिया था, उस पर कोई खास ध्यान नहीं दिया था। देखो, उन्होंने नकारा भी नहीं है, ये बात ध्यान रखना, हम नेग्लेक्ट वर्ड यूज लेते हैं। उन्होंने ये नहीं कहा कि भाई नहीं, सामाजिक जो अंतरक्रिया है उसका कोई लेना देना ही नहीं है या भाई उसकी भूमिका नहीं होती है, लेकिन उन्होंने कोई खास बात की ही नहीं इस बारे में, आपको ये ध्यान रखना है। क्योंकि उनका जो मेन मुद्दा था वो ये था कि सार्वभौमिक अवस्थाएं उन्होंने बताई थी, और उससे हम एक अंदाजा लगाते हैं कि कोई आदमी जब सार्वभौमिक अवस्थाओं की बात कर रहा है तो वो संस्कृति को कोई खास महत्व नहीं दे रहा है, क्योंकि अलग अलग जगह लोगों की अलग अलग संस्कृति पाई जाती है। तो इन्होंने उस चीज़ पर फोकस किया जिसको प्याजे ने नेग्लेक्ट कर दिया, जिस पर उन्होंने कोई खास ध्यान नहीं दिया। तो इनका मानना था कि एक बच्चे का संज्ञानात्मक विकास वास्तव में इसी चीज़ पर निर्भर करता है कि बच्चे के आसपास के जो लोग हैं वो बच्चे से कितनी अंतरक्रिया करते हैं। जितनी अधिक अंतरक्रिया होगी, या कहें जितनी अधिक सामाजिक अंतरक्रिया होगी, उतनी तीव्र गति से बच्चे का संज्ञानात्मक विकास होगा। ये बात वाइगोत्स्की कहते थे, ठीक है। साथ ही साथ वो कहते थे कि बच्चा जिस संस्कृति का हिस्सा है, जिस संस्कृति का सदस्य है, उसका प्रभाव बच्चे के मानसिक विकास या संज्ञानात्मक विकास पर होगा ही होगा। उसको आप हटा नहीं सकते, उसको आप अवॉइड नहीं कर सकते हो। बच्चा जिस संस्कृति में पल बढ़ रहा है, उस संस्कृति में किस चीज़ को महत्व दिया जाता है, किसको महत्व नहीं दिया जाता है, ये चीज़ स्वतः ही उस बच्चे के संज्ञानात्मक विकास का हिस्सा बन जाती है, ठीक है। अब एक्चुअल में जो थ्योरी है उसमें कुछ कॉन्सेप्ट हैं, वो कॉन्सेप्ट आपको अच्छे से समझने हैं। कोई एक दो टर्म कंफ्यूज करते हैं, वो अच्छे से समझने हैं। लेव वाइगोत्स्की रशियन साइकोलॉजिस्ट थे, ये याद रखना है, ठीक है। प्याजे के लगभग समकालीन ही थे। 1934 में इनका वर्क आया था मेनली, ठीक है। तो 1920-30s में प्याजे भी वर्क कर रहे थे और ये उसके समकालीन थे। ब्रूनर इनके बाद में आए हैं, ठीक है। तो एक्चुअल में ब्रूनर के पास दोनों लोगों का काम था, प्याजे का काम भी पहले आ चुका था और वाइगोत्स्की का काम भी पहले आ चुका था। तो उन्होंने प्याजे की भी कुछ बातों को अपनी थ्योरी में इंटीग्रेट किया है, अपनाया है, और डेफिनेटली वाइगोत्स्की का ये जो सामाजिक सांस्कृतिक कारकों को महत्व है उसको भी ब्रूनर ने अपनाया है। अब यहाँ पर ये चीज़ तो आपको ध्यान रखनी ही है कि अगर कोई मनोवैज्ञानिक सबसे ज़्यादा संज्ञानात्मक विकास में समाज और संस्कृति के महत्व को बताता है, सामाजिक अंतरक्रिया के महत्व को बताता है, तो वो लेव वाइगोत्स्की है, ठीक है। अब इन्होंने किस प्रकार से बताया, उसके लिए हमको इनके ये कॉन्सेप्ट समझने होते हैं, जिनमें सबसे फेमस कॉन्सेप्ट है ZPD, जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट। हिंदी में संभावित भी लिखा हो सकता है, संभाव्य भी लिखा हो सकता है, और समीपस्थ भी लिखा हो सकता है, और चौथा भी लिखा हो सकता है। इसलिए विश्वास किस पे करना है, जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट पर, ठीक है क्या जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट और उसके बारे में क्या बताया इन्होंने वाइगोत्स्की ने, वो समझने के लिए हमको ये डायग्राम अच्छे से समझना है। यहाँ पर दो और टर्म आ रहे हैं, लेवल ऑफ एक्चुअल डेवलपमेंट एंड लेवल ऑफ पोटेंशियल डेवलपमेंट। अंतर ध्यान रखना है, यहाँ जोन लिखा है, क्षेत्र, ठीक है, यहाँ क्या लिखा है, लेवल लिखा है। तो लेवल को कई बार स्तर या कई बार सीमा भी लिख देते हैं। वास्तविक विकास की सीमा या संभावित विकास की सीमा, ये दोनों टर्म्स भी इंटरचेंजेबल है। प्रॉक्सिमल और पोटेंशियल का मतलब एक ही होता है, ठीक है। तो पोटेंशियल भी लिखा होता है और प्रॉक्सिमल भी लिखा होता है, ठीक है। अब आपको इस पूरे डायग्राम को अच्छे से समझ लेना है। यहाँ जब अंदर मैंने लिखा है मैं क्या कर सकता हूँ, ये किसके लिए है, बच्चे के लिए है, ठीक है।
कोई भी एक एज का बच्चा हो, भले हम कहें 3 साल का, 4 साल का, 5 साल का, जब तक हम कह रहे हैं कि उसका ओवरऑल उसका जो कॉग्निटिव डेवलपमेंट है वो चल रहा है, इस मामले में इनका भी विचार है कि हाँ, प्याजे का वो व्यू पॉइंट तो सही है कि मस्तिष्क की प्रक्रियाएं जो हैं वो अपने सक्रिय रूप से ज्ञान का निर्माण करती हैं और मैक्सिमम कॉग्निटिव डेवलपमेंट की जो एज मानी है वो वही 14-15 ईयर्स इन्होंने भी मानी है। ठीक है, अब कह रहे हैं कि भाई कुछ परिवर्तन तो बच्चे में आयु बढ़ने के साथ स्वतः ही आएंगे, यानी उसकी मस्तिष्क की क्रियाओं में स्वतः ही कुछ बढ़ोतरी होगी। ठीक है, ये किस इन चीज को दिखा रहा है? ये दिखा रहा है बायोलॉजिकल फैक्टर को। तो यहाँ ध्यान रखना है कि ऐसा नहीं कि वाइगॉट्स्की बायोलॉजिकल फैक्टर्स को बिल्कुल कंसीडर ही नहीं करते हैं, वाइगॉट्स्की बायोलॉजिकल फैक्टर्स को भी कंसीडर करते हैं। तो इन्होंने जैविक कारकों को भी महत्व दिया है। इनके लिए एक नाम है इंटरेक्शनिस्ट, अंतरक्रियावादी। अंतरक्रियावादी क्यों कहलाते हैं वाइगॉट्स्की? क्योंकि इन्होंने जैविक और वातावरणीय दोनों कारकों की बात की है। जैविक कारक कैसे बता रहे हैं तो वो इस डायग्राम में समझ आए अपने को कि ये कहते हैं कि आयु बढ़ने के साथ स्वतः ही बच्चे के मस्तिष्क की जो क्षमताएं हैं उसमें कुछ परिवर्तन होगा। एक 3 साल के बच्चे की तुलना में एक 4 साल के बच्चे, उसकी तुलना में एक 5 साल के बच्चे, इन सबकी मस्तिष्क की क्षमताएं स्वतः ही बढ़ती हैं, यानी बायोलॉजिकली ब्रेन में चेंजेस आते हैं, मस्तिष्क में परिवर्तन आयु बढ़ने के साथ होते हैं। इस बात को ये स्वीकार कर रहे हैं। ठीक है, तो ये मान लो हम बात कर रहे हैं एक 4 साल के बच्चे की, 5 साल के बच्चे की। ठीक है, मान लो 5 साल का बच्चा है, तो 5 साल का बच्चा जब 5 साल का होता है, मान लो पिछले साल 4 साल का होगा, वो अब कितने का हो गया? 5 साल का। तो वाइगॉट्स्की कह रहे कि स्वतः ही कुछ क्षमताएं उसमें विकसित होती हुई आपको नजर आएंगी। ये जो क्षमताएं हैं वो उसमें अपने आप आपको नजर आएंगी। इसी को हम इस छोटे वाले सर्किल से प्रेजेंट करते हैं। जो सबसे अंदर का सर्किल है वो वास्तव में क्या प्रदर्शित कर रहा है? बच्चे की जैविक रूप से जो मस्तिष्क की क्षमताएं परिवर्तित होंगी उसको प्रदर्शित कर रहा है। अब यहाँ इस सर्किल का जो ये लाइन है, इस सर्किल की जो हम कहें पेरिफेरी है, जो इसकी सीमा है, इसको हमने क्या नाम दिया है? वास्तविक विकास का स्तर, लेवल ऑफ एक्चुअल डेवलपमेंट। बोले ये तो नेचुरली हो रहा है, ये क्या है? वास्तविक विकास का स्तर है, ये तो वास्तव में होना ही होना है, इसको आप रोक नहीं सकते हो। ना तो आप रोक सकते हो, ना ही इसमें आप अपनी तरफ से कोई परिवर्तन लेकर आ सकते हो। ये तो बच्चे की उम्र बढ़ने के साथ जैविक रूप से परिवर्तित होगा ही होगा। ठीक है, इसके बाहर वाला जो सर्किल है, इस सर्किल की जो ये लाइन है, ये जो पेरिफेरी है, इसको क्या नाम दिया है? लेवल ऑफ पोटेंशियल डेवलपमेंट, संभावित या संभाव्य विकास का स्तर या संभावित विकास की सीमा। बोले ये तो होगा ही होगा, ये एक और सीमा है जो कि पाई जा सकती है, ये संभावना है, ये प्रोबेबिलिटी है, ये पोटेंशियल है। ये कब अचीव होगा? अगर बच्चे के साथ अधिकतम सामाजिक अंतरक्रिया की जाएगी। अब पहले आपको इस ZPD को समझना है। ZPD को, ये जो मैं रेड लाइन से इंडिकेट कर रही हूँ, इसको पूरे इसमें समझो। ठीक है, पूरे सर्किल के अंदर समझो। अब यहाँ आपको देखना है कि इस लाइन और इस लाइन के बीच का ये जो अंतर है, इस पूरे क्षेत्र को क्या नाम दिया है? ZPD नाम दिया है, जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट का नाम दिया है। अब कह रहे हैं भाई इतना सारा क्षेत्र है, लेकिन निर्भर करता है, संभावना तो है कि यहाँ तक बच्चे की क्षमताएं विकसित हो सकती हैं, लेकिन निर्भर करता है कि बच्चे के साथ कितनी सामाजिक अंतरक्रिया हो रही है, कौन कौन उससे अंतरक्रिया कर रहे हैं, क्या क्या बात कर रहे हैं, क्या क्या सिखाने का प्रयास कर रहे हैं, उस पर निर्भर करेगा कि इस सीमा में से उसका जो डेवलपमेंट है वो कितना हो पाएगा। जैसे इस ZPD यानी इस पूरे क्षेत्र में से मान लो कोई बच्चा
जो है वो अकेला रहता है, उसके माता पिता हैं, माता पिता शाम को आते हैं, उसको थोड़ा बहुत टाइम दे पाते हैं, यानी बहुत ज़्यादा सामाजिक अंतरक्रिया नहीं हो रही है। ठीक है, तो उस केस में कह रहे भाई इस पूरे जोन में से उस बच्चे का डेवलपमेंट कितना हुआ, इतना ही हुआ। ठीक है, संभावना तो कितनी है, यहाँ तक की है, मैक्सिमम पॉसिबिलिटी कहाँ तक की है, यहाँ तक की है, लेकिन इंटरेक्शन के लिए कोई अवेलेबल नहीं है, कम इंटरेक्शन होता है, तो उसका डेवलपमेंट कहाँ तक रह गया, यहाँ तक रह गया। एक दूसरा बच्चा है, जॉइंट फैमिली में रहता है, ठीक है, खूब सारे लोग इंटरेक्ट करने के लिए, बुआ उसको अलग ही कुछ बताती रहती है, कभी टाइम मिलता है जो सिखाती रहती है, बड़े भाई बहन है उसके, ताऊ जी के बच्चे हैं वो उसको अलग ही कुछ कुछ सिखाते रहते हैं, तो यहाँ पर इंटरेक्शन ज़्यादा है। तो वाइगोत्स्की कहते हैं ज़्यादा इंटरेक्शन है तो हो सकता है उसका डेवलपमेंट कहाँ तक हो जाए, यहाँ तक हो जाए। कुल मिला के समझना है कि ये जोन पूरी पॉसिबिलिटी का है, उस पॉसिबिलिटी में से कितनी पॉसिबिलिटी होगी एक्चुअल में उसका डेवलपमेंट किस पॉसिबिलिटी तक पहुंचेगा, वो इस बात पर निर्भर करता है कि बच्चे के साथ सामाजिक अंतरक्रिया कितनी हो रही है। जितनी अधिकतम संभव अंतरक्रिया होगी तो यहाँ तक पहुंच जाएगा, इस लेवल या इस सीमा तक भी उसका विकास का स्तर पहुंच जाएगा। किसी के साथ बिल्कुल ही अंतरक्रिया करने वाला कोई नहीं है, बच्चा अकेला ही अपना जीवन जी रहा है, तो भैया यहाँ तक तो फिर भी उसके मानसिक क्षमताओं का विकास होगा ही होगा। ये तो लेवल ऑफ एक्चुअल डेवलपमेंट है, इतना तो बायोलॉजिकली चेंज आएगा ही आएगा। क्लियर है इतनी सी बात। अब एक और टर्म जो इन्होंने दिया है वो क्या है, MKO। इस दूसरे सर्किल में मैंने लिखा था मैं दूसरों की सहायता से क्या कर सकता हूँ, वही मैंने बात की सोशल इंटरेक्शन की, सामाजिक अंतरक्रिया की, यानी खुद ही अपने आप तो इतने परिवर्तन आएंगे कि वो इस सीमा तक पहुँच पाएगा किसी निश्चित आयु पर। अब जब दूसरे सहायता कर रहे हैं, अंतरक्रिया कर रहे हैं, तो उसके लिए ये पूरा जोन अवेलेबल है, ये पूरा क्षेत्र अवेलेबल है। कितनी अंतरक्रिया कर रहे हैं उस पर निर्भर करेगा कि इस जोन में से एक्चुअल में डेवलपमेंट कितना हो पाएगा। ठीक है, MKO इस दूसरों के लिए कहा गया है, यानी बच्चे के आसपास के दूसरे सभी लोग, उनको क्या नाम दिया है, MKO, मोर नॉलेजेबल अदर्स, हिंदी में इसको लिखते हैं अन्य ज्ञानवान लोग। तो वाइगोत्स्की कहते हैं कि एक बच्चे के आसपास के बाकी सभी लोग उसके लिए क्या हैं, MKO हैं। अब ज्ञानवान का मतलब ये नहीं है कि भाई जिसने ज़्यादा सब्जेक्ट पढ़ा है वो ज्ञानवान है, यहाँ पर बच्चे से तो सभी अनुभवी हैं, उसके आसपास के जितने भी लोग हैं किसी ना किसी क्षेत्र में कुछ ना कुछ तो उनका अनुभव अधिक है ही है। तो वाइगोत्स्की कहते हैं भाई उसके आसपास जो भी लोग हैं, उसके दादा है कि दादी है कि बुआ है कि टीचर है कि बड़ी दीदी है, यहाँ तक कि उसके जो पीयर ग्रुप हैं, बच्चे के साथ खेलने वाले जो दूसरे साथी हैं, वो भी उसके लिए MKO हो सकते हैं। भाई एक घर में एक बच्चे को उसकी मम्मी कुछ सिखाती है, ठीक है, वो बच्चा आकर के प्लेग्राउंड में अपने दूसरे साथियों को बताता है, तो उन दूसरे साथियों के लिए वो बच्चा क्या हो गया, MKO हो गया। आगे बात समझ में, सिर्फ बड़े ही होंगे MKO ऐसा जरूरी नहीं है, पीयर ग्रुप भी हो सकता है, कोई छोटा बच्चा भी हो सकता है उसके लिए MKO, बस उसको कोई बात नहीं पता हो, वो बात उसने बताई है तो वो दूसरा बच्चा क्या है, उसके लिए MKO है। ठीक है, अब इस पूरी प्रोसेस में ये वाला जो आउटर सर्किल है उसमें क्या लिखा है, मैं क्या नहीं कर सकता हूँ, यानी बायोलॉजिकल लिमिट्स को एक्सेप्ट कर रहे हैं कि भाई तुम कितनी भी इंटरेक्शन कर लो, ऐसा नहीं कि तुम 5 साल के बच्चे को इंटरेक्शन करके सब कुछ ही सिखा दोगे, तुम उसको सारी टाइपिंग सिखा दोगे 5 साल पे ही, तुम उसको सपोज कोई मतलब ऐसा स्किल सिखा दोगे जो उसके लिए संभव ही नहीं है। ठीक है, कोई मान लो सोचे कि मैं तो पूरा का पूरा फुटबॉल के सारे टेक्निक ही 5 साल के बच्चे को सिखा दूं, तो यहाँ वाइगोत्स्की कहते हैं कि भैया लिमिट भी है, ऐसा नहीं है कि तुम जो चाहो ही सिखा दोगे अंतरक्रिया करके। तो आउटर सर्किल इस चीज को दिखा रहा है कि भाई हर एज पर कुछ ना कुछ चीजें ऐसी रहेंगी जो आप इंटरेक्शन के बाद भी बच्चे को नहीं सिखा सकते हो, उसकी जब एज हो जाएगी उस चीज को सीखने की तो वो हो सकता है उस चीज को सीख पाएगा। अब इन सबसे लिंक एक टर्म क्या दिया है, स्कैफोल्डिंग दिया है। स्कैफोल्डिंग जो टर्म है ये बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है, क्वेश्चंस में सबसे ज्यादा इसी को पूछा जाता है। होता क्या है स्कैफोल्डिंग, तो इसके लिए आपको एक टर्म समझना है, स्कैफोल्ड। ठीक है, ढांचे को बोलते हैं स्कैफोल्ड। जब भी कोई बिल्डिंग बनाई जाती है, नई बिल्डिंग का कंस्ट्रक्शन होते हुए देखा है, आसपास भी कहीं ना कहीं दिख ही जाएंगी। ठीक है, क्या बनाते हैं हम,
एक बांस बल्लियों का स्ट्रक्चर खड़ा होता है या नहीं होता है? होता है। उसी को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? स्कैफोल्ड कहते हैं। ठीक है, अब वो जो बिल्डिंग का बांस बल्लियों का स्ट्रक्चर है, क्या वो हमेशा ही रहता है क्या बिल्डिंग के साथ? क्या करते हैं हम, जैसे जैसे बिल्डिंग बनती जाती है, छत पड़ गई, ढंग से हो गया तो आप वो ऊपर वाले हटा दोगे, साइड वाले एक्स्ट्रा धीरे धीरे करके आप सारे ही हटा देते हो। ऐसे थोड़ी कि बिल्डिंग भी बन गई तो भी वो बांस बल्लियां हम लगी रहने देंगे, हटा देते हैं ना। उसी प्रोसेस को यहाँ पर वाइगोत्स्की बच्चे के सीखने की प्रक्रिया से जोड़ रहे हैं कि जब आप एक्चुअल में बच्चे को यहाँ पर सहायता करोगे, भाई इस ZPD की कोई चीज सिखाने का प्रयास करोगे जो कि स्वतः अपनी आयु से वो नहीं सीख पा रहा है, उसकी अपनी एज से अपने आप नहीं आएगी उसमें, लेकिन आप थोड़ी सी सहायता करोगे तो वो उसको सीख सकता है। तो यहाँ वाइगोत्स्की कहते हैं कि आपको उस कार्य को सिखाने के लिए उसे शुरुआत में सहायता देनी होगी, आपको उसको हिंट देने होंगे, उसको मदद करनी होगी, और धीरे धीरे जब वो स्वयं स्वतंत्र रूप से उस कार्य को करने लगेगा तो आपको आपकी मदद वापस हटा लेनी है, आपको निर्भर नहीं बनाना है उसको। इसको उदाहरण से समझो, साइकिल चलाना सिखाते हैं हम बच्चों को, तुमने सीखी थी साइकिलें चलाना है? सब अपने आप ही सीख गए थे क्या? कैसे, क्या प्रोसेस होता है? अक्सर साइकिल चलाना सीखता है जब बच्चा, शुरू शुरू में क्या करते हैं? पकड़ते हैं पीछे से, ध्यान है सबको? ठीक है, हम क्या करते हैं, बच्चे को साइकिल पे बिठाया, डरता है वो ऑब्वियसली शुरू शुरू में, ठीक है, मैंने पकड़ रखा है बेटा, ठीक है, तू तो पैडल मार, मैंने पकड़ रखा है, नहीं गिरेगा, चिंता मत कर, ठीक है। ये क्या है? आपका सपोर्ट है, ये आपकी हेल्प है। आप उसको पैडल मारने को कह रहे हो, धीरे धीरे वो पैडल मारना शुरू कर देता है, ठीक है। अब आपने देखा थोड़ा सा बैलेंस बनने लगा, आप क्या करते हो? थोड़ा सा हाथ हटाते हो, फिर वो थोड़ा आगे चलेगा, फिर पीछे देखेगा, उसको डर लगेगा, इस बीच गिर भी सकता है, लेकिन आप किस उसमें हो कि जैसे जैसे इसका बैलेंस बनता जाए वैसे वैसे मैं हाथ रखना छोड़ दूं और ये अपने आप चलाना सीख जाएगा। वो पूरी तरीके से किस पर बेस्ड है? इसके फोल्डिंग पर ही बेस्ड है, ठीक है, कि हम शुरू में पूरी सपोर्ट देते हैं, पूरी हेल्प देते हैं, लेकिन जब स्वतंत्र रूप से वो स्वयं उस कार्य को करना शुरू कर दे रहा है तो हम अपनी सपोर्ट हटा लेंगे। अब बच्चे का तो बैलेंस बन रहा है तो भी तुम पीछे से पकड़े थोड़ी जाओगे उसको, आराम से बैलेंस बना के चलाने लग गया है वो, तब भी कोई पेरेंट होगा क्या जो पकड़े ही रखेगा पीछे से? कोई नहीं पकड़े रखेगा। रियल में हम सब यूज लेते हैं, लेकिन टर्म क्या दे दिया इसके लिए? स्कैफोल्डिंग, ठीक है। तो स्कैफोल्डिंग वो प्रक्रिया है जिसमें बच्चे को किसी कार्य को सिखाने के लिए शुरुआत में सहायता प्रदान की जाती है और धीरे धीरे जब वह कार्य स्वतंत्र रूप से बच्चा करने लगता है तो उस सहायता को पुनः हटा लिया जाता है। अब ये चीज को, स्कैफोल्डिंग को वाइगोत्स्की ने क्लासरूम में यूज में लेने के लिए भी कहा। बोले क्लासरूम में टीचर भी यूज ले सकता है स्कैफोल्डिंग। कैसे यूज ले सकता है? मान लो कोई मैथ्स का टीचर है, ठीक है, एक फॉर्मूला सिखाया तुमने बच्चों को, वो फॉर्मूला बच्चों ने सीखा और एक दो सम दिए तुमने, करे उन्होंने, तुमने उनको मान लो टोटल 6 सम दिए थे करने को, 6 न्यूमेरिकल दिए थे, 2 तो सबने आसानी से कर लिए, ठीक है। तीसरे क्वेश्चन पे अटक गए क्योंकि तीसरे में फॉर्मूले में थोड़ा सा बदलाव चाहिए था वही फॉर्मूला, ठीक है। अब मैथ्स में होता है ना कि थोड़ा सा इसको इधर लेके जाना, वो वाली प्रोसेस करनी थी उसमें, ठीक है। बच्चे सारे के सारे अटक गए तो वाइगोत्स्की कहते कि भाई उनको हिंट दो ऐसे टाइम पे, नहीं तो वो बच्चा आगे करेगा ही नहीं बेचारा। आपको क्या करना है? उसको हिंट देना है कि बेटा ऐसा कर सकते हैं ना इसमें। जैसे ही आप हिंट दोगे वो उस हिंट को कैच करेगा, समझेगा और फिर उस न्यूमेरिकल को भी सॉल्व कर लेगा, ठीक है। तो जब भी ऐसी स्थिति आए कि बच्चा अटक रहा है, आगे कोई चीज को नहीं कर पा रहा है, लेकिन आप जानते हो कि उसकी एज के अकॉर्डिंग वो चीज सिखाई जा सकती है, तो उसको सपोर्ट दो, उसको हेल्प दो, उसको क्यूज या हिंट दो जिससे कि वो उस काम को अपने आप कर पाए। और ये हिंट क्यूज आपको बार बार नहीं देने पड़ेंगे, एक बार जहां अटका है वहां पर आपने दिया, फिर आगे की चीजें वो अपने आप ही करता जाता है, ठीक है। तो इस स्कैफोल्डिंग से एक बहुत बार क्वेश्चन आता है। ये एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके द्वारा हम बच्चों को नई नई चीजें सिखा सकते हैं। कौन सी चीजें सिखा सकते हैं? जो किस में आती है? उनके ZPD में आती है, इस क्षेत्र में आती है। वो ZPD से बाहर है, वो तुम हिंट दे करके, सहायता दे करके भी सिखा नहीं सकते हो, ठीक है।